स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ रोम्बस। इनमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रोम्बस के लिए सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको बताना हमें यहाँ पे। तो रोम्बस क्या होता है बेटा? रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस होता है। ठीक है, चारों साइड से जिसकी इक्वल होती है वो रोम्बस होता है। और यहाँ पर ए बी सी डी एक रोम्बस है और आमने सामने की इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इसके डायगनल्स जो होते हैं, सॉरी डायगनल्स गलत बन गया, डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पर, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें हमारी क्या स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम? इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तब होता है जब ए डी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर हो तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट है डायगनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, तो ए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ ये एक दूसरे को आपस में कट करें वहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ऑल साइड्स इक्वल, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, और ऑल साइड्स इक्वल, ये वाली साइड्स भी इक्वल है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ नॉट करेक्ट, जो गलत है वो बताना है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट दिया गया है। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगनल्स एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज 20 डिग्री, ऑल 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर। तो एक रोम्बस दिया गया है, एक रोम्बस दिया गया है ऐसे, और इसमें बोला गया है इफ वन ऑफ द एंगल, तो एक एंगल बनाया गया है डायगनल्स और एडजेसेंट साइड से। डायगनल जैसे ये एक डायगनल है और इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली है, ये वाली और ये वाली हमारी एडजेसेंट साइड है, और ये डायगनल्स है, तो इनसे जो ये एंगल बन रहा है वो क्या है? 20 डिग्री है। तो यहाँ पर ये एंगल भी 20 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 20 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा एंगल ए हमारा 20 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, तो एंगल ए हमारा कितना हो गया? 40 डिग्री का। अगर एंगल ए 40 डिग्री का है तो एंगल सी क्या है? उस ए का अपोजिट एंगल। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल सी भी हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा एंगल बी और डी। तो एंगल बी और डी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उन दोनों को हम लेट कर लेंगे। लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और इन दोनों को हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम करेंगे चारों एंगल्स का सम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या है इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन जरूर देना है बेटा आपने। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल बी हमने लेट किया है x, और एंगल सी भी है हमारा 40 डिग्री, और एंगल डी भी है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 40 और 40 80 डिग्री प्लस x और x 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x
और 80 डिग्री को हम दूसरी साइड भेज देंगे, -80 डिग्री हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 0, 16 में से 8 माइनस किया 8, 280 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है 280/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। x की वैल्यू आ गई बेटा 140 डिग्री। अब हमें करना है यहाँ पे देखो x हमने क्या लेट किया था, x क्या था एंगल b और d। तो यहाँ पर हमारे आगे हैं सो एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल a और c था हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर है a b c d चारों के एंगल्स आगे 140 एंड 40 डिग्री। तो इसमें क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसमें a ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 40 डिग्री, 140 डिग्री, 40 डिग्री एंड 140 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, इफ अ परपेंडिकुलर drawn from an obtuse angled vertex of a rhombus to the opposite sides bisect the side all the angles of the rhombus are। क्या बोला गया इसमें, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑब्ट्यूज एंगल वर्टेक्स, एक ऑब्ट्यूज एंगल वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है रोम्बस पर, अपोजिट साइड पर, जो रोम्बस की जो अपोजिट साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और हमें यहाँ पर, और फिर वो क्या कर रहा है उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ऑल एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर। तो सारे एंगल्स क्या होंगे रोम्बस के, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के शायद नहीं भी समझ में आया तो अभी आपको समझ में आएगा। ये हमने रोम्बस बना लिया है। ठीक है, ये रोम्बस बना लिया। तो इसकी जो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक हम यहाँ पर डायगोनल बना लेते हैं, ये डायगोनल बना लिया हमने। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे इसके A B C एंड D। ठीक है, जहाँ पर ये कट कर रहा है इसको नाम दे देते हैं हम M का। ठीक है, और क्योंकि ये रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो सारी साइड्स को हम x मान लेते हैं, x x एंड x। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये अपनी अपोजिट साइड को, जिस पर ये टकरा रहा है, यहाँ पे जिसको ये कट कर रहा है अपोजिट साइड को, उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल बता रहे हैं क्वेश्चन में हमें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे अपना, AM परपेंडिकुलर है AB पर, यहाँ लिखेंगे, सॉरी AM नहीं DM है, ये DM परपेंडिकुलर है AB पर एंड DM बाइसेक्ट, और DM बाइसेक्ट कर रहा है AB पर, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो इसका मतलब AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला ट्राइंगल AMD और ये वाला ट्राइंगल BMD लेंगे। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD एंड इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल BMD में क्या है, जो इक्वल पार्ट्स है, देखो AM इक्वल टू MB, अभी हमने ऊपर लिखा है AM इक्वल टू MB। ठीक है, क्योंकि DM परपेंडिकुलर है AB पर और DM बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो इसलिए AM और MB। तो AM हो गया ट्राइंगल AMD का पार्ट और BM हो गया ट्राइंगल BMD का पार्ट। तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो DM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, क्योंकि DM परपेंडिकुलर है AB पर और DM इक्वल है, DM इक्वल टू DM, क्योंकि DM AMD का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो दोनों में ये क्या है, कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, DM इज इक्वल टू DM। ठीक है, और एक हमारा क्या, एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, एंगल M इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। तो देखो दो साइड्स हमें इक्वल मिल गई हैं, एक एंगल हमें, दो एंगल इक्वल मिल गए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BMD कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल
ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के बाय SAS साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, बाय SAS रूल। तो इसलिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं जो AD है वो BD के इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू BD, ये जो AD है ये BD के इक्वल होगा। तो ये भी, इसको हमने x माना था इस वाली साइड को, तो ये भी हमारी x हो जाएगी, ठीक है। AD इज इक्वल टू BD, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय CPCT रूल, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, बाय CPCT। तो AD इक्वल टू BD, AD और BD इक्वल हो गए। और यहाँ पर जो हमारा AB है, AD इज इक्वल टू BD, और जो हमारा AB है वो भी तो x के इक्वल है, x अपॉन टू पूरा x ही तो हो गया। तो इससे हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। सो AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x, इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल बन गया हमारा, क्या, कौन सा ट्राइंगल की बात करें हम, ADB। तो हमारा ट्राइंगल ADB क्या हो गया, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। तो एंगल ए भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, एंगल बी भी हमारा 60 डिग्री का होगा, और एंगल डी भी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, कि जो इसके सारे एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। अब एंगल ए अगर 60 डिग्री का है बेटा, तो हमारा जो एंगल सी है वो भी तो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए अगर हमारा 60 डिग्री आ गया तो एंगल सी भी हमारा 60 डिग्री का होगा, इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी हमारा 60 डिग्री का हो गया। अब ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए बी पैरेलल सी डी, और जो पेयर ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसलिए जो इसके पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पीछे लिखा था वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न हमारा वो ही है बेटा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, लिख देती हूँ मैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 60 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी है हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल बी आ गया 120 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि एंगल बी और डी हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल बी और डी एंगल ये हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हमारा क्या था, 60 डिग्री था, ठीक है। तो ये हमारे चारों एंगल्स हैं, दो एंगल हमारे 120 डिग्री के हैं और दो एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दो एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं और दो एंगल हमारे 120 डिग्री के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ, थोड़ा सा ये
अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक हमारे पास रोम्बस दिया गया था और उसमें हमें बोला है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए बी पर, और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स एक्स और एक्स हैं, तो इस वाली जो एक्स साइड है उसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो x/2 हो जाएगा, यानी हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब डी एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और डी एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो इसलिए ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल हैं ए एम डी और बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? ए एम और बी एम हमारा इक्वल है और डी एम और डी एम हमारा कॉमन है, और एंगल एम और एंगल एम दोनों कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का है, तो इसमें दो साइड्स और एक एंगल हमें इक्वल मिल गया, तो इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय SAS रूल, ठीक है। बाय SAS रूल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारी जो ये साइड है AD और इसकी ये साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं ये, तो ये AD और इसकी BD, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। अब AD और BD अगर इक्वल है तो AB भी तो हमारी x है, दोनों ये x थी तो ये भी x हो जाएगी, और हमारी AB भी x है, तो तीनों साइड्स हमारी x के इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल ADB एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के। तो एंगल A 60 डिग्री का है और एंगल A का अपोजिट एंगल एंगल C है, क्योंकि हम रोम्बस की बात कर रहे हैं, तो एंगल A अगर 60 डिग्री का है तो एंगल C भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ पर हम पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जो पैरेलल होता है उसके जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम अपने एंगल B की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन सोल्व करके, और वो आ गई हमारी 120 डिग्री। अब एंगल B अगर 120 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल D है, तो एंगल D भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।